नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक एमआर को अपराधियों ने मार दी गोली। परिजनों ने लूटपाट के दौरान गोली मारने की कही बात, लेकिन पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में घटना को दिया गया है अंजाम। प्रसूता की मौत पर जुड़न छपरा के एक अस्पताल में बवाल, डॉक्टरों पर लगा गंभीर आरोप। और 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, कुछ दिनों में हो गया कांड। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की में डाक बंगला टोला के पास रविवार को बदमाशों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मनोज कुमार गुप्ता को गोली मारकर घायल कर दिया। मनोज दिवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी गांव निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पति हैं। उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। गोली उनकी कमर के पास फंसी हुई थी। मीनापुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। मनोज के भाई राजेश ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए बैरिया के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पिता रामानंद शाह ने बताया कि मनोज रविवार की शाम काम के सिलसिले में मीनापुर प्रखंड की विभिन्न दवा दुकानों का विजिट कर वापस शहर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने गोली मार दी। परिजनों ने लूटपाट में गोली मारने की आशंका जताई है। हालांकि उनकी बाइक और बैग घटनास्थल शनिचरा स्थान के पास सुरक्षित मिला। मीनापुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आपसी रंजिश में गोली मारने की बात सामने आ रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। क्या घटना हुआ है आपके साथ? बलुआ चौक से लौट रहे थे और ये शनिचरा स्थान से पहले 1 किलोमीटर वहाँ 2 आदमी हमको ओवरटेक किया है और बगल में आके गोली मारा है। क्या कुछ नियत समझ में आया है गोली मारने का? हमको लगा लूटपाट करने के ख्याल से उन्होंने मारा है गोली। क्या करते हैं आप? हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं लिवन एमआर हैं? हाँ। कौन सी कंपनी में? लिवन लैब में। कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे थे, कहाँ? बलुआ से आ रहे थे, शहर लौट रहे थे। एक आदमी से मिलने गए थे वहाँ, अपना आज संडे छुट्टी थी तो सोचे कि चलिए मिलते हैं। तो ऐसा ही मतलब वर्क में नहीं थे आज हम, वैसे ही मिलने चले गए थे तो लौटने में विलम्ब हो गई है और ये घटना। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में सोमवार की सुबह डिलीवरी के बाद परसू की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगने पर अस्पताल प्रबंधन भी तैश में आ गया और दोनों पक्ष गाली गलौज पर उतारू हो गए। कुडनी थाना क्षेत्र के लदौरा गांव निवासी नगमा नाज को दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए 28 अक्टूबर को केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि 1 यूनिट ब्लड भी लिया गया। बाद में बताया गया कि डिलीवरी के बाद मौत हो गई है। वहीं अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि परिजनों को पहले ही बता दिया गया था कि मरीज की हालत नाजुक है। समय समय पर उन्हें सूचित भी किया गया है। डिलीवरी भी सफल हुई है, पर होश में नहीं आने के चलते उसकी मौत हो गई। अस्पताल में हंगामे और प्रबंधन को बंधक बनाने की सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ प्रमाण? 4 दिन से बाबू एडमिट थी, डॉक्टर लोग देख के जाती थी, बोलती थी कि नॉर्मल हो जाएगा। आज एक बैग बोली क्या कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट का नाम क्या है? नगमा नाज। पहला डिलीवरी ना दूसरा डिलीवरी है। क्या कारण बता रहा है?
ना अभी हम लोग कुछ मालूम। कब मौत हुई है? सर 4 दिन से रखे हुए थे हॉस्पिटल में। हुआ कि आए हैं तो मतलब भर्ती अपना नहीं लेता था, मतलब कि ब्लड दो, ब्लड तो ब्लड दे दिए तो भर्ती ले लिया। हम कहे कि जैसा अच्छा वैसा करो तो नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 4 दिन से रख लिया, आज अचानक ले गया, जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया, बहू को मार दिया। अब हम क्या करें, कैसे रहे? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन जल्दी करवाइए, बोलूँ बच्चा गंदा पानी पी लिया है, बोलूँ ऑपरेशन करा दो। तो मतलब ले गया, कराया। हमारी तो अच्छी परसेंट थी, तो क्या हुआ, कैसे मर गई, इंतकाल कैसे कर गई बहू? अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम फैसला चाहते हैं, फैसला चाहते हैं। बहू कैसे हॉस्पिटल क्यों, कौन काम का कि जहाँ सारा सुविधा नहीं, लदौड़ा डॉक्टर के पास आता है आदमी झाड़ने के लिए कि आप कौन में मरीज लगे? का इलाज कराने के लिए आप कौन में लगेगा? सास हुए हैं। इलाज कराने के लिए। पेशेंट हमारा 28 तारीख को मॉर्निंग में 3 बजे भोर में यहाँ एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद पेशेंट को जब हमने बोला गया कि भाई मेडिसिन वगैरह क्या है, पेशेंट सही है तो नॉर्मल है, तो बोला कुछ नहीं होगा, आप ब्लड दीजिए। पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, हमने अल्ट्रासाउंड 7 बज के कुछ मिनट पे करा के दे दिया। जो रिपोर्ट था मैंने रिपोर्ट दे दिया, सब कुछ सही है। उन्होंने बोला कि पेशेंट को थोड़ा ब्लड दीजिएगा तभी जाके एडमिट होगा, तो हमने ब्लड भी दिला दिया। ब्लड दिलाने के बाद 12 घंटा के बाद 3 बजे शाम में इन्होंने एडमिट लिया। उसके बाद इन्होंने मेडिसिन या जो भी चलाया इन्होंने चलाया। 12 घंटे तक पेशेंट को मतलब यूँ ही रखा। उसके बाद 28 को पूरा दिन मेरा पेशेंट सही था, 29 भी मेरा पेशेंट सही था। आज मॉर्निंग पहले सुबह 30 तारीख को उन्होंने, हम लोग 7 बजे यहाँ से निकले तो कोई मतलब पेशेंट मेरा सही है, हर चीज़ बात सब कुछ सही है। उसके बाद जब हम चले गए तो महिला से बोला गया, सरबड़ी खातून जिनका नाम है, उनसे बोला गया कि ये पेशेंट जो है, बच्चा जो है पेट में लाइटिंग कर लिया है और आपको इमीडिएटली ऑपरेशन कराना होगा। महिला नर्वस आ गई और उन्होंने बोली कि ठीक है, उन्होंने आगे बोली और उन्होंने इतना कहा और अंदर ले गया पेशेंट को। पेशेंट ले जाने के बाद बच्चा सेफ है, लेकिन बच्चे की माँ वहाँ पे डेथ कर गई। और अभी जब इन्होंने पूछा गया, मैनेजमेंट पूरी संस्था भाग गई थी। 2 घंटा के बाद मैंने संस्था यहाँ पे आया है। आने के बाद जब पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि सांस की बीमारी है। तो सांस की बीमारी है तो हमने पूछा कि भाई रिपोर्ट कहाँ, रिपोर्ट दिखाइए, तो रिपोर्ट कुछ नहीं है। बोला कि हमसे गलती हुई, हम संस्था पे, जबकि मैनेजमेंट यहाँ से पूरी तरह फेल है, पूरी लापरवाही है यहाँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हाँ, मारपीट हुई है। मेरा साला मैं दिखाया हूँ ना, वो इस तरह से गार्ड को मेरे आने से पहले गार्ड वहाँ पे तैनात हो चुका है, 10-15 गार्ड। क्या चाहते हैं आप? आगे चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट जो सही सलामत नहीं चल रहा है और ये पूरी गलत चल रही है, इस पे रोक लगाया जाए और आगे हमें जो सही है उसका इंसाफ चाहिए। आप महिला की मौत की जानकारी मिली है, लापरवाही की बात बताइए। अभी देखिए, लापरवाही का बात तो जो परिजन उनका लगा रहे हैं, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किनकी गलती है इसमें। जानकारी क्या मिली थी? जानकारी मिली थी कि एक महिला को जो 2 दिन पहले यहाँ भर्ती कराया गया था प्रसव के लिए, तो फिर उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, बच्चा भी ठीक है, भर्ती में है। और महिला का जो है कि ऑपरेशन के बाद रिकवर नहीं कर पाई है और फिर कुछ देर के बाद उनको बताया गया कि डेथ हो गया है। तो उसी में सब परिजन लोग यहाँ उनके संस्थापक और डॉक्टर को से बात करना चाह रहे हैं, तो हम उन लोग उनको बुला रहे हैं और उनसे बात करवा दे रहे हैं। इनके बाद उनको हम बताएं हैं कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है आप आवेदन में सारी बात लिख के दीजिए, अगर जिनकी गलती हो गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर गहमा-गहमी और हंगामा भी किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब परिजन के साथ हुआ है तो सब लोग आए हुए हैं, वैसा कोई सूचना नहीं है, हंगामा नहीं किया गया है। आगे क्या करना है? आगे देखिए, परिजन अब लिख के देते हैं आवेदन, तो उन पे हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे और जांच में ले जाएंगे। जो भी सामने आएगा वो आगे जांच के बाद जो भी आएगा तो वो किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव के पास रविवार देर रात अनियंत्रित होकर एक कार सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। कार में सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। रामपुर कृष्ण पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नीतीश कुमार ने बताया कि कार समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी, तभी रेपुरा गांव के पास सड़क के किनारे अचानक सफेद रंग की कार पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। ग्रामीण आवाज सुनकर पहुंचे और खिड़की तोड़कर कार में सवार 3 युवकों को बाहर निकाला। सभी लोग शराब के नशे में धुत थे। गाड़ी समस्तीपुर से के तरफ से मुजफ्फरपुर तरफ जा रही थी और मतलब चालक जो था वह नशे की हालत में था। रात 10:30 बजे का घटना है। एक बार पराक्षी और पेड़ में धक्का मारते हुए सामने आया और सीधे गिर गया। सब बंद था, सब डूब रहा था। कार में कितने सवार थे? 3 आदमी। चोट भी आई है? हाँ, एक को चोट आई है।
कहाँ के रहने वाले थे सर? सब चांदनी चौक कृष्णा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जिले के कई अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है। रामबाग निवासी प्रियंका को 44वां स्थान मिला है। वह एसडीएम बनी है। प्रियंका ने बताया कि सेल्फ स्टडी के बल पर दूसरे प्रयास में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय विशेष रूप से अपने माता पिता और अपने गुरु प्रोफेसर सर्जेंद्र सिंह, पुनेंद्र सर, अमरजीत एवं निखिल कुमार को दिया है। प्रियंका ने बताया कि अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। प्रियंका के पिता विपिन कुमार चौरसिया का कल्याणी चौक पर पान मसाला का व्यवसाय है। वही मां सुचिता देवी हाउसवाइफ है। बेटी की सफलता से पूरे घर में जश्न का माहौल है। पिता विपिन कुमार ने बताया कि प्रियंका जब पहली बार असफल हुई थी तो उनके परिवार ने उसे काफी प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम है कि दूसरे प्रयास में उसने सफलता हासिल की है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो, खुशी हो रही है। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी? सर मतलब इसके लिए तो हर एक स्टेज पे पढ़ना पड़ा था। जैसे कि मैंने मतलब पहले ही कहा है कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी को फॉलो किया था, घटना चक्र पढ़ा था, और उसके बाद मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग किए थे। मतलब आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से आंसर राइटिंग अच्छा था, तो बिलीव था कि कर लेंगे। और मतलब स्टडी काफ़ी हद तक की है, कॉन्सेंट्रेटेड होके। जी सर, सेल्फ स्टडी 44 है रैंक मेरा। जी सर, बहुत ज़्यादा। इसका श्रेय किसको देंगे? किसने साथ दिया था? मम्मी पापा, पूरे फैमिली, सब कोई। जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से बेटी ने कमाल कर दिया? बहुत कमाल कर दी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। एसडीएम बनी है। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। एसडीएम बन गई है? जी, नहीं सोचे नहीं थे। कोई सरकारी कर्मचारी आपके परिवार में? नहीं। क्या नाम हुआ? सोमवार को शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर आयोजित गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा की सफलता को लेकर आयोजित परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत सकरी, महंत मनियारी, हरदासपुर, खनौरा, खबरा में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को सफल बनाने की अपील की। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि कुटनी, कांटी और बोचा विधानसभा क्षेत्र की जनता को खुला निमंत्रण देने आए हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है। सनातन का विरोध करने वालों को सत्ता से बेदखल करने का उन्होंने कहा कि जितने भी देश में षड्यंत्रकारी है, 5 नवंबर का कार्यक्रम उन्हें आईना दिखाएगी। आगामी 5 तारीख को जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर में हो रहा है, पताही मैदान में। उसी क्रम में आज खुला निमंत्रण का कार्यक्रम आरंभ हुआ है मुजफ्फरपुर में, और अभी कुर्नी में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अगला कांटी में है, फिर बोछा में है, अलग अलग विधानसभा में है, और लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। और 24 का जो आगाज़ का ये कार्यक्रम 5 तारीख को बुलंदी से होगा, और मुजफ्फरपुर की जनता पूरी संख्या में उपस्थित रहेगी। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, बिहार में चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि लोग मन मना के ललायित होकर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के। इसलिए जितने भी षड्यंत्रकारी देश में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जनता से सरोकार न रखते हुए षड्यंत्र की रचना रख रहे हैं, और जनता का मन एकदम स्पष्ट है, बराबर है। बिहार में करीब 7 साल से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ना तो पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही इसे बेचने वाले। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में मुखिया के साथ स्कूल के मास्टर का जाम छलकाने वाला एक फोटो मुजफ्फरपुर के सकरा से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में मुखिया अपने साथियों के साथ बैठकर बियर पी रहे हैं। फोटो सकरा प्रखंड के रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत के मुखिया रंजीत राय उर्फ पिंटू का है, जो साथियों के साथ जाम छलकाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फोटो में दिख रहे लोगों में मुखिया के साथ एक सरकारी स्कूल का शिक्षक भी है। हालांकि डे न्यूज़ इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे पुलिस जांच में जुट गई है।
मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरों और सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हुआ है। मामले की जांच की जा रही है कि फ़ोटो कहाँ का है, कैसा है, सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। प्यार में धोखे की कहानी अक्सर सामने आती रहती है। जिसे लोग प्यार समझते हैं वो छलावा भी निकलता है। ऐसा ही एक धोखा मुजफ्फरपुर की एक शादीशुदा महिला के साथ हुआ। नए प्यार की चाहत में महिला ने बसा बसाया घर द्वार छोड़ दिया, लेकिन नए प्रेमी ने उसके साथ कांड कर दिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना मिठनसराय की एक शादीशुदा महिला को शादी के 5 साल बाद नए प्यार की चाहत उमड़ पड़ी। प्रेमी भी महिला को तरह तरह के सपने दिखाने लगा। पति की आंखों में धूल झोंक कर महिला प्रेमी से मुलाकात करती रही। फिर दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लिया और अपने प्रेमी के संग फरार हो गई और पति को इसकी जानकारी देकर बंद कमरे में प्रेमी के साथ शादी रचा ली। कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब प्रेमी और उसके पिता ने महिला को रखने से इनकार कर दिया। प्रेमी के दरवाजे पर उसने हंगामा भी किया। पुलिस आई और दोनों पक्ष को थाने पर बुला लिया। अब महिला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि संगीता 2 बच्चे की मां है। 5 साल पहले पानापुर के चंदेश्वर नामक युवक से उसकी शादी हुई थी। शादी के 5 साल बाद पंकज नामक युवक से उसे प्यार हो गया। घर से भागने के बाद इस बात की जानकारी प्रेमी के परिजनों को हुई तो उन लोगों ने नाटकीय ढंग से दोनों को मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर बुलाया और अपने लड़के को साथ ले गए। इधर महिला रेलवे जंक्शन पर अकेली रह गई। अब अपनी मां के साथ मिलकर प्रेमी के दरवाजे पर हंगामा शुरू कर दिया है। 5 महीना से। 5 महीने से किससे चल रहा था? पंकज से। पंकज कहाँ का रहने वाला है? मिठनसराय माधोपुर के। क्या हुआ, क्यों बवाल हो रहा है इतना? लिया है यहाँ रखने के लिए तैयारी, उनका गार्जियन ना तैयारी है। 2 दिन 3 दिन घर में रखे, ओकरा बाद जाकर उन्हें छोड़ दिए स्टेशन पे। लड़का राजी है, उनका गार्जियन राजी नहीं। अच्छा, कहीं भगा के भी ले गया था? हाँ, बॉम्बे ले गया था। कितना दिन रखा? 5 दिन। 5 दिन। और उसके बाद उनको गार्जियन कसम खाए उनका से यहाँ हम शादी ब्याह करा देंगे। यहाँ आए, स्टेशन पे आदमी लोग गया था, उनका पकड़ लिया हाथ, वहाँ से घर पे लिया, घर पे रखे। उसको हमने लड़का के रख लिए, हमारे जाके स्टेशन पे छोड़ दिए हुआ। वो हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में दूसरा नंबर से फ़ोन करके बुला के स्टेशन पे ले के बुला के हो गया। रूम लेके रखा था मुजफ्फरपुर में, रूम लेके रखा। रहते आए मुजफ्फर 0 माइल से बुला के ले आए यहाँ टेनी बांध पे, यहाँ पे रहे। तो ऊपर 2 दिन वो लड़का था कि ना था भगवान जाने। वो बोला जो कोई आदमी है, फ़ोन किया, इनका घर के लोग गया। उसके बाद मेरा लिया बुला के यहाँ। लड़का इतना तक ले बोला तू हल्ला करो, प्रशासन बुलाओ, गांव समाज में शिकायत होगा। पापा को अपना गाली बक के शादी करा देगा। शादी जब करा देगा तो हम अपना गांव लेके चल जाएंगे, बाहर लेके चल जाएंगे। तो जब भगा के ले गया था तो आपके साथ शादी किया था कि बिना शादी के? शादी किया था। सिंदूर डाला था? सिंदूर नहीं किए हुए, हमारा सिंदूर डाला था। डाला था। आपके साथ संबंध भी बनाया था। क्या आप मांग करते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से ही मांग करते हैं, वो जहाँ रहेगा तहीं हम भी रहेंगे। हाँ। लड़का भी फरार है क्या? कुछ लड़का फरार नहीं है। हाँ। लड़का घरे में है। घरे में? लड़का कहूँ गया हुआ नहीं है। अच्छा। लड़का घरे में। कितना उम्र होगा लड़का का? इतना तो अंदाज नहीं है कितना। आपका कितना? मेरा 23 साल। कैसे ये प्रेम प्रसंग हुआ? कैसे आप लोग बात किए मोबाइल से? वो भी बात किया। बात किया। बात दोनों आदमी की। आप पहले से शादीशुदा है? अच्छा, कहाँ शादी हुआ था? पानापुर खड़गा चौक पे। क्या वो पति है कि छोड़ दिया? है। अच्छा, शादीशुदा होकर प्रेम प्रसंग हो गया इस लड़के से। बाल बच्चा भी है? कई गो? 2 गो। तब भी पति के साथ नहीं रहना चाहते, इसी के साथ रहना चाहते? हाँ, इसी के साथ रहेंगे। प्यार इससे है, पति से नहीं है? पति से प्यार है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। इसी से है। अच्छा, वहाँ शादी कहाँ हुआ था? पहला शादी पानापुर खड़गा।
किससे हुई थी? ओह, मेरा मम्मी पापा वहाँ करा दिए। हाँ? क्या नाम था उसका? चंदेसर। चंदेसर से हुई? ये तो अभी 2 साल पहले एगो को लेकर भागा हुआ था। कहाँ के लड़की? लड़की विजय छपरा का था, उसको बाउंड बना कर लाए हुए थे हम लोग, छोड़ा कर लाए हुए थे। उसको भी लेके बाहर भाग गया? ना भागा हुआ था, नहीं घरे पर गया था, लड़की लेके गया, उसको मार भी खिलाया, उसको लड़का के भी बाउंड बना। और फिर ये शादीशुदा महिला का? हाँ, ये तीसरा कांड हो गया। एक बार यह कांड थोड़ी होता है। लड़का के भी दोष दीजिए, लड़की के परिजन इनकार कर रहा है रखने से लड़की। क्या कहे, उसको इंसाफ करेगा, पंच करेगा, चाहे थाना करेगा, तो हम क्या कहें। आप लोग क्या मन? हम लोग का तो नियम है कि इसको तीसरा कांड हो रहा है, हमारा मन करता है कि दोनों के शादी करा दिया जाए। लड़का भी 2 भगाया हुआ पहले से है, तीसरा भगाया। तीसरा कितना दिन से चल रहा था? लड़की के तो हम सुन रहे हैं कि इसके बाहर गया था, तो बाहर से बोलवाया हुआ था कि दो आई पहले 1 साल पहले कार्तिक पवनी था, उससे बाद जैसे कीजिए एगो लड़की के साथ जैसे कीजिए संपन्न था, इसको बाउंड बनवा कर हम लोग छोड़ा के लाए हुए, कागज पर दस्तखत करवा के ऊपर विजय छपरा सब काम। क्या डिसीजन आप लोग लिए? डिसीजन हम लोग यही लेते हैं कि सब जात गोतिया से टाउन अथी लेवे, आप शादी कराए और क्या कराए। आप लोग भी लड़का लड़की के शादी कराने के पक्ष में हैं? हम तो पक्ष में रहवे करेंगे, गलत करेगा उसके साथ गलत के अन्याय हो जाए। जाति आधारित जनगणना के खिलाफ सोमवार को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने राज्य सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वैश्य समाज के कई विधायक और नेता मौके पर मौजूद रहे। महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि एक साजिश के तहत बिहार में वैश्य समाज की संख्या कम प्रस्तुत की गई है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सही से जनगणना कराकर संख्या प्रकाशित की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता, अध्यक्ष संजय कुमार, महिला अध्यक्ष सविता जायसवाल, युवा अध्यक्ष प्रशांत राज सहित विभिन्न पार्टी के नेता और वैश्य समाज के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों में धरना का कार्यक्रम निर्धारित था। उसी के क्रम में आज मुजफ्फरपुर और छपरा में धरना है, उसमें आए थे हम लोग। और हम लोग का एजेंडा क्लियर था, 5 सूत्री मांग था। जातीय जनगणना में गड़बड़ी से जुड़ा विषय है। हम लोग ये मानते हैं कि राज्य की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार, ये घोटालों वाली सरकार है। सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है और इस बार इन्होंने आदतन इस बार जातीय जनगणना में भी इन्होंने घोटाला कर दिया। हमारी आबादी 2011 में 22% थी, उसको घटा के 2023 में इन्होंने 18% कर दिया। ये प्रथम दृष्टया ही किसी को लगेगा कि गड़बड़ी हुआ है, और कोई वैश्य समाज के साथ ही नहीं, जो भी जाति इनके खिलाफ है वैसे तमाम जातियों के साथ इन्होंने अन्याय किया, उनकी आबादी को घटाया है। और राज्य सरकार की समर्थित जो जाति है, जिसको ये अपना मानते होंगे, उनकी आबादी को इन्होंने बढ़ाया है। तो हम लोग का विरोध है कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक वजूद को समाप्त करने का जो कुचक्र नीतीश जी की सरकार ने, तेजस्वी जी की सरकार ने किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और कोई पार्टी लाइन पर नहीं कर रहे हैं, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से हम लोग कर रहे हैं। राजद, यदि विभिन्न दल के लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे। वोट जहां देना है फिर जाके दे दें, लेकिन जब हम लोग की बात को नहीं मानेंगे, राय को नहीं मानेंगे, और किसी जाति वर्ग का जब उम्मीद समाप्त हो जाएगा, हमारे वजूद को, हमारे जनरेशन को आप पीछे करना चाहेंगे, तो हम आपको रहने नहीं देंगे। न रहेगी न बांस न बाजेगी बंसुरी। 2024-25 में इनको वजूद हम लोग अपना दिखा देंगे। विरोध कैसे कर रहे हैं? क्या अभी तो प्रमंडल स्तर पर हम लोगों ने किया है 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। इसके बाद राजभवन हम लोग जा रहे हैं, राज्यपाल से मिल के मेमोरेंडम देंगे उनको। बिहार विधानसभा का सेशन चल रहा है 6 से 10 तक, जहाँ के हम मेंबर भी हैं, विधायक भी हैं, अध्यक्ष के साथ साथ। सदन में भी इनको औकात दिखाएंगे और सदन को चलने नहीं देंगे जब तक हम लोग की बात को ये सदन में दर्ज नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग जिला और प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम लोग का समाज केवल हमें के बारे में उनकी धारणा थी कि ये सड़क पर आने वाले लोग नहीं हैं। तब तो दुकान छोड़ के धरना में बैठना है। जब हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि केवल रंगदारी हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग जो है उखाड़ के फेंकने का भी हाल हम लोग जानते हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल से लेकर बिहार तक इजराइल विरोधी इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब है, मोदी को कैसे रोके, इसमें उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी सनातन को गाली दे रहे हैं तो कभी फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में एक तबका हमेशा ऐसा रहा है जिसके कारण इंडिया की यह स्थिति है। क्या करिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हैं। बुद्धि जितना तक चल सकता है, ज्ञान जितना हो, उसकी सीमा जो है, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ लोग शुरू किए, यहाँ भी हुआ। आप परिणाम देख रहे हैं कि क्या है, मतलब आम आदमी इस बातों से सरोकार रख रहा है तो किस तरह से रख रहा है, ये तो आप लोग को भी पता ही होगा। आने वाले समय में क्या है कि एक तरह से कहिए कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्येय उन लोग का एक है कि कैसे रोको नरेंद्र मोदी। अब कैसे रोको में समझ में नहीं आ रहा। कभी सनातन धर्म पर प्रहार करो, कभी हमस के साथ खड़ा रहो, कभी क्या करो। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है और जनता एकदम परे हट कर इन लोग से सोच रही है और वो राष्ट्रहित में सोच रही है। कहाँ देश सुरक्षित है, ये बड़ा स्पष्ट है। और बिहार की जनता विशेष करके देखिएगा, जो रिजल्ट देने जा रहा है वो आगाज़ होगा 25 के भी परिवर्तन का। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं भारत में कई संगठन ऐसे जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना ये। और अब बहुत उसमें दोष आप इसलिए भी नहीं दे सकते हैं, तो भारत का इतिहास देखिएगा तो एक तबका हमेशा ऐसा रहा है और उसी के चलते भारत में परेशानी भी हुई है। लेकिन आज का भारत जो है एक बड़ा डेमोग्राफी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देखिएगा तो यंग भारत है। उसका सोच जो है वो बड़ा इस तरह के लोगों से सोच से भिन्न है। इसलिए कहीं स्थान है नहीं, शोर जो मचा ले, लोगों के मन में कोई स्थान नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे सफल बनाने को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। सोमवार को स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें उपस्थित नेता एवं कार्यकर्ताओं को जरूरी टास्क सौंपे गए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि वैशाली की धरती से पार्टी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को अभूतपूर्व बनाने में सहयोग करें और 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डा जरूर आए। मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 94 मुजफ्फरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति, सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं। 5 तारीख को 11 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं हम लोगों के आग्रह पर। इसलिए पताही एयरपोर्ट पर, इसलिए हम लोग जो है मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से और पताही, खरौना और ये चारों तरफ से हम लोग 50,000 के आदमी को वहाँ इकट्ठा करेंगे। अब बाकी पूरा जिला और कई जिला से लोग आएगा। 2 लाख से ज़्यादा संख्या लोग को आने की उम्मीद है। इसकी तैयारी का बैठक आज हो गया। कल से हम लोग गांव-गांव में घूमेंगे और इसका प्रचार करेंगे और मीडिया के द्वारा इस आप लोग प्रचार कर दीजिएगा, सब लोग जुटेगा और देश में की जो स्थिति है मजबूत शासन बनाना है। 40 के 40 विधान लोकसभा को हमको जिताना है। इसका आगाज शंख फूकेंगे हमारे अमित शाह जी इस पताही के एयरपोर्ट से। मुजफ्फरपुर के सभी भाई बहनों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों और सभी हमारी माताएं बहनें से मेरा कल जोड़ करके आग्रह है कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर 5 तारीख को 11 बजे देश के यशस्वी हमारे मंत्री अमित शाह जी पहुंच रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से हमको सम्मान दे करके मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा सम्मान आप लोगों ने हमको दिया, उस सम्मान आप सभी लोग मिल कर के
अमित शाह जी को दीजिए, जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िला की प्रतिष्ठा पे 4 चांद लगे, और यह 4 चांद लगेगा, इसका प्रतिफल हम लोगों को अवश्य निश्चित तौर से यहाँ के वासियों को मिलेगा। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर का फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब जच्चा बच्चा समेत हर तरह की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब यहां निसंतानों के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर एक केस का स्टडी कर डॉक्टर प्रिया सिंह के नेतृत्व में विश्व स्तरीय इलाज शुरू किया जाता है। IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया सिंह विश्व के प्रसिद्ध कील यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है। अब ऐसी महिलाएं जो मां नहीं बन पा रही हैं, वो फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क काउंसलिंग ले सकती हैं और मां बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। अब तक कोलकाता और नेपाल समेत बिहार के कई जिलों की सैकड़ों महिलाएं मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा रोड नंबर 2 स्थित इस हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर आज मां बन चुकी हैं। डॉक्टर प्रिया सिंह ने कहा कि अब उत्तर बिहार या इसके आसपास के ज़िले के निसंतान दंपति को चिंता करने या बड़े शहरों का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम खर्च में ही बेहतर इलाज के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, जो हमारा IVF सेंटर है फुलार IVF, उसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारे इक्विपमेंट्स और सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको उसमें इंक्लूड किया है, ताकि जो दंपति जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उनको दूसरे शहर जैसे पटना हो गया या दिल्ली हो गया या बॉम्बे हो गया, वहाँ ना जाना पड़े और अपने शहर अपने जगह पर रहते हुए उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। क्योंकि वहाँ जाने से उनको एडिशनल कॉस्ट ही नहीं, बहुत मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से काफ़ी लोड उनका डबल हो जाता है। और यहाँ पर रहने से उनको एक तो अपने जगह पर रहने से अलग उनको एक कंफर्ट मिलता है, उनको ढाढ़स मिलता है, और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध होने से उनको अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं यहाँ पर। हमारे IVF सेंटर में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट एरियाज़ होते हैं वो सारे हैं। जैसे कि काउंसलिंग रूम होता है, जहाँ पे जो कपल्स होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। हर एक केस की अलग से स्टडी की जाती है, कहाँ पर क्या दिक्कत है पति में पत्नी में, एज अ कपल उसका आकलन किया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हमें इस केस में किस तरीके से, किस प्रोग्राम से या किस प्रोटोकॉल से आगे बढ़ना है। और इस चीज़ की विशेषतर जानकारी बहुत ही डिटेल्ड वे में काउंसलिंग के माध्यम से उस दंपति को कराई जाती है, ताकि उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस कारण से जो है गर्भ नहीं ठहर रहा है और किस इलाज के माध्यम से उनको प्रेगनेंसी मिलेगी। दूसरा होता है इंजेक्शन रूम, जहाँ पे कि जो इंजेक्शंस होते हैं जिसके माध्यम से एक IVF या फिर एक सिंपल इनफर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है, उसमें उन्हीं इंजेक्शंस के यूज़ से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो इंजेक्शन रूम सेपरेट होता है। अभी जो हमारा नया ART बिल लागू हुआ है 2021 में सरकार के द्वारा, उसका अनुसरण करते हुए IVF सेंटर में सारी बातों का ध्यान रखा गया है, और अलग से जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने जो बोला गया है उस चीज़ को हमने फॉलो किया है। जैसे एक सेपरेट सीमेन कलेक्शन रूम होना, एक एंड्रोलॉजी लैब होना, एक अलग से IUI रूम होना, एम्ब्रियोलॉजी लैब अलग से होना, और OPU थिएटर जहाँ पर अंडाणु जो होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट अंडकोश से बाहर निकाला जाता है, IVF प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो, उसका एक अलग से OT होना, और IVF लैब जहाँ पे ICSI की प्रक्रिया जो IVF का बेसिस है, IVF का प्रोसेस है, चाहे क्लासिकल IVF हो चाहे वो ICSI हो, जो किया जाता है उसको एम्ब्रियोलॉजी लैब बोलते हैं। और एक रिकवरी रूम जहाँ पे जो पेशेंट्स जिनकी ये प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर उनको रेस्ट करने का या ट्रीटमेंट मिलने का सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद एक क्रायो रूम होता है जहाँ पे क्रायो कैंस, जहाँ पे जो ये भ्रूण एम्ब्रियोज या फिर जो सीमेन होता है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है।
अभी पिछले मंथ मुझे सौभाग्य मिला वर्ल्ड की काफ़ी प्रतिष्ठित और पुरानी यूनिवर्सिटी है कील यूनिवर्सिटी, जो कि जहाँ पर कि IVF जो जिसका कि आविष्कार 1978 में जो सबसे पहला सक्सेसफुल IVF हुआ था 1978 में हुआ था, उसमें जो डॉक्टर थे उनमें से एक संजोग से उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे डायरेक्टली IVF से रिलेटेड जो चाहे वो हिस्ट्री से हो कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है अभी आगे और क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज़ आ चुका है, वो सब जानने का मुझे सौभाग्य मिला। ये यूनिवर्सिटी कील शहर जर्मनी में स्थित है। इसको कील यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और नहीं तो UKSH शेज़विक होल्स्टीन जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पुराना IVF लैब है वहाँ पर और IVF सेटअप है और वहाँ का गायनी डिपार्टमेंट भी विश्व स्तरीय लेवल का काम करता है, तो वहाँ पर जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कपल जोड़ी के लिए क्या कुछ संदेश हो? किसके लिए? कपल जोड़ी के लिए। कपल्स के लिए यही संदेश है कि सही समय से सही जगह पर उनको पहुंचना बहुत अति आवश्यक है। देखिए IVF हो चाहे निसंतानता के लिए और भी दूसरी मोडालिटीज़ जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट हो सकता है, वो यदि हमारे पास दंपति सही समय से पहुँचे तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। यही अगर दंपति हमारे पास लेट पहुँचते हैं, लेट का कहने का मतलब है जब महिला की एज 38 या 40 पार करने लगती है तो स्थितियाँ थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं हमारे लिए। और अगर कोई महिला सही समय से हमारे पास पहुंच जाए या फिर जिस महिला में पता लग चुका है कि ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब बंद है, तो ऐसी महिलाओं को जल्द से जल्द एक IVF सेंटर पे पहुंचना चाहिए। निःशुल्क काउंसलिंग सेशंस होते हैं हमारे यहाँ। जब कोई भी दंपति हमारे पास अगर इनफर्टिलिटी की सलाह लेने आता है, IVF की सलाह लेने आता है या किसी भी ट्रीटमेंट की सलाह लेने आता है, उसका OPD फ्री होता है। उसका निःशुल्क हम लोग उसको गाइड करने के लिए तैयार हैं, उसको सब चीज़ें समझाने के लिए, उसका केस कैसा है क्या है, उसके बाद हम उन पर निर्णय छोड़ते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो ये उत्तरी बिहार में जो सैड पार्ट है, जो दिक्कत पैदा करता है कि पेशेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, सही जानकारी उनको देने वाला कोई नहीं मिलता है सही समय से, इसलिए वो सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं सही समय से। तो इसके माध्यम से हम यही चाहेंगे कि ये समाचार ये पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे कपल्स को कि वो जल्द से जल्द सही जगह पर कांटेक्ट करें एक IVF एक्सपर्ट या इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से। क्योंकि एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जो उनको जानकारी दे पाएगा वो उन बाकी दूसरे जो विभाग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और सटीक उनको बता पाएगा कि उनको किस माध्यम से प्रेगनेंसी मिलेगी। जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे अयोध्या प्रसाद के निधन पर सोमवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में आयोजित सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, आलोक कुमार अभिषेक सहित कई लोग मौजूद रहे। देशभक्त, समाज सेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले महान देशभक्त अयोध्या प्रसाद जी के सम्मान में आज नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे महामानव धरती पर बार बार नहीं आते। अयोध्या जी को जो भी काम सौंपा जाता था बखूबी बहुत अच्छे ढंग से उसका संपादन करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर आजीवन उसके आदर्श पर चलते हुए RSS के एक सिपाही की तरह उन्होंने जो सेवा की है वह अद्वितीय और बेमिसाल है। लगभग 100 उम्र में पिछले 27 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। उनके निधन से संगठन को और समाज को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री
माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी के इस घोषणा का स्वागत करता हूं और ये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये घोषणा की है कि अगर शहर में जमीन उपलब्ध कराई जाए तो मैं अपने स्तर से, अपने कोष से, अपने पैसे से मैं उनका मूर्ति लगाऊंगा। यह घोषणा बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं जिला प्रशासन, नगर विधायक से यह आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र ऐसे महान कर्मयोगी की प्रतिमा लगाने के लिए आप मिलकर के शहर के किसी भी चौक चौराहा या कोई भी सार्वजनिक स्थल को उपलब्ध कराएं, जिससे कि सुरेश शर्मा जी का घोषणा साकार हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।